Hello friends, this is the I think fifth lecture of PT 365 updated material। तो इसमें जो पहला टॉपिक था इकोनॉमिक्स का वो मैंने करा दिया था, जो कि क्या था, फिस्कल पॉलिसी। नाउ लेट्स कम टू बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहला टॉपिक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में है कि यूनियन बजट 2021-22 ने प्रपोज किया है कि न्यू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और जिसको बैड बैंक भी बोला जाता है, उसको बनाएंगे कि वो जो है जितने भी एग्जिस्टिंग बैड लोन्स हैं हमारे बैंक में, उनको लेकर उनको सिक्योरिटाइजेशन कर कर उनको जो है पैसा लौटाए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि एनपीएस जो है धीरे धीरे हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं अब कम हो रहे हैं, पर पहले उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। क्या होता था कि जो भी हमारी कंपनीज़ हैं वो लोन तो लेती थी बट बैंक को रीपे नहीं करती थी। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि बैंक के पास पैसा नहीं रहता था। क्रेडिट एक्सपोजर मतलब बैंक जो है क्रेडिट नहीं दे पाते थे किसी को, कि बैंक को क्या होता था, आपने पढ़ा होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के हिसाब से बैंक को भी कुछ परसेंटेज ऑफ एज अ अमाउंट, एज अ प्रोविजनिंग, एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, तो बैंक उसको लेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, बैंक जो थे उनका जो क्रेडिट चीज़ें थी वो ख़राब हो रही थी, तो जिसके कारण एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप करने की बात कही गई। तो हम सबसे पहले प्रपोज़ल देख लेते हैं क्या सॉरी। तो अबाउट द प्रपोजल, एआरसी जो है उसको हम बैड बैंक भी बोलते हैं। ये कौन सेटअप करेगा? जो बहुत सारे बैंक्स हैं हमारे वो सेटअप करेंगे। दोनों स्टेट ओन्ड भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट का इक्विटी है वो एक भी परसेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि स्टेट ओन्ड बैंक जो है और प्राइवेट ओन्ड सेक्टर बैंक जो है वही सेटअप करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन गारंटी प्रोवाइड करेगी उनको, बट एज एन इक्विटी टर्म्स में उन पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। ये जो है ये एआरसी जो है इनमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, जो क्या करेगी, मैनेज करेगी और सेल करेगी जितने भी हमारे बैड एसेट्स हैं। ठीक है, एएमसी जो कौन मैनेजेस फंड्स फॉर, जो भी इंडिविजुअल्स हैं कंपनी उनके लिए फ़ंड को मैनेज करेगी, और दे मेक वेल टाइम्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। ठीक है, उनके क्लाइंट्स के बिहाफ में वो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। ठीक है, ये क्या रिजॉल्व करेगी, स्ट्रेस्ड एसेट्स जो है रिजॉल्व करेगी 2 to 2.5 लाख करोड़, जो कि अनरिजॉल्व हैं 70 लार्ज अकाउंट्स में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स। उससे पहले हम समझते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, लेट्स से कोई पर्सन ए है, यहाँ पे देखिए वो उसने लोन लिया 10 करोड़ का। ठीक है, 10 करोड़ का उसने ले लिया, बट वो अभी पोजीशन में नहीं है कि वो उस लोन को पे बैक कर सके बैंक से। ठीक है, तो लेट्स से ये बैंक से पर्सन ने पैसे लिए बट वो पे बैक नहीं कर पा रही है 10 करोड़। ठीक है, तो बैंक में क्या हो गया, ऑब्वियसली बैंक के पास हायर एनपीएस हो गया, क्योंकि 10 करोड़ तो पर्सन ने ले लिया, तो बैंक के पास एनपीएस बढ़ गए। ठीक है, बैंक जो है कुछ प्रोविजनिंग अकाउंट रखता है। प्रोविजनिंग मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है बैंक एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखता है, कि वो जब इस सिचुएशन में आए तो वो उस चीज़ों को, उस प्रोविजनिंग अमाउंट को यूज़ कर सके। तो बैंक जो है हायर प्रोविजनिंग उनको भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रिजर्व्स हैं। तो बैंक जो है एनपीए भी दे दिया, और एनपीए भी हो गया बैंक में, और प्रोविजनिंग अकाउंट भी नहीं, प्रोविजनिंग जो अमाउंट है वो भी नहीं निकाल सकता। तो बैंक क्या है, क्रेडिट ही नहीं दे सकता जो डे टू डे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे डिपॉजिटर्स हैं उनको। तो बैंक क्या करेगा, जैसे कि 10 करोड़ उसने पर्सन ने लिया था, तो बैंक क्या करेगा, जो एनपीएस है 10 करोड़ का, उसको कितने करोड़ में सेल कर देगा। मान लो 6 और 7 करोड़ में उसने एआरसी कंपनी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर दिया। ठीक है, सेल दीज एनपीएस ऑफ 10 करोड़ एट 6 करोड़ टू एआरसी। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर दिया। अब इसमें आप देखोगे कि आप बोलोगे कि 10 करोड़ था एनपीए, बट वो तो 6 करोड़ में सेल कर रहा है, बट 10 करोड़ एनपीए उसके सेल ही तो नहीं हो रहे थे। प्रॉब्लम तो यही थी। तो उसने क्या किया, 6 करोड़ एनपीएस जो है एआरसी में सेंड कर दिया। फिर एआरसी कंपनी ने क्या किया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने, उन्होंने क्या किया कि जो भी 6 करोड़ उसने एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंक ने दिया था, तो उस 6 करोड़ का उन्होंने अमाउंट बैंक को दे दिया कैश और सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में। ठीक है, कैश या फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में दे दिया। ठीक है, फिर एआरसी जो है, तो बैंक के पास क्या होगा, 6 करोड़ जो रुपीज़ थे उसके लिए वो बैंक के पास आ गया, कुछ कैश आ गया, जैसे यहाँ पे मेंशन है, लेट्स से यहाँ पे बैंक में मेंशन है, तो बैंक कितना 15% कैश मिल गया और 85% उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट्स मिल गई। ठीक है, तो बैंक को ये मिल गया। ठीक है, तो कहाँ गया, सॉरी, हाँ ये रहा।
तो बैंक को क्या मिल गया, 6 करोड़ का सिक्योरिटी रिसिप्ट्स मिल गया एंड ठीक है, कैश मिल गया। ठीक है, तो एआरसी क्या करेगी, अब जो एआरसी जो है, इन्होंने 6 करोड़ तो दे दिया, अब 10 करोड़ का जो एनपीए उनके पास है, तो एआरसी क्या करेगी, वो रिकवर करेगी वो एनपीए कितने से, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग से। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है यहाँ पे, या तो बैंक क्या करेगी, या तो एआरसी क्या करेगी, मैनेजमेंट ले लेगी कंपनी का, और जितना भी प्रॉफिट मैनेजमेंट से वो कमाएगी वो प्रॉफिट जो है वो बैंक को इन टर्न वो दे देगी। या फिर क्या करेगी, टेम्परेरी जो है ए, जो हमारा पर्सन ए है, उसको बोलेगी कि आप जो है सिर्फ 7 करोड़ हमको दे दो, उसके 7 करोड़ हमको दे दो, बाकी आप रखे रहो। या फिर उनका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देगी कि टाइम पीरियड आप इतने टाइम पीरियड में, मतलब टाइम पीरियड को बढ़ा देगी कि इतने टाइम पीरियड में आप मुझे इतना पैसा लौटा दो, तो हम बैंक को दे देंगे। या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर देगी, जिसके कारण पर्सन ए जो है वो पैसा दे रहेगा। जो भी पैसा कमाएगा फिर बैंक, तो वो पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है वो किसको दे देगी, किसको ट्रांसफ़र कर देगी, बैंक को फिर से ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये हो गया एआरसी कंपनी कैसे वर्क करती है और कैसे बैंक जो है एनपीएस को देता है। ठीक है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग से बैंक को वो पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसी तरह ये वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 2.2 लाख करोड़, और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बैंक को कितना, बैंक जो है कितना कैश लेगा, 15% कैश और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में ले सकता है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा लोड स्ट्रेस एसेट्स का बैंक की बैलेंस शीट में, और जो है बैड डेप्ट इन मार्केट लेड वे रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं और स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं। रेगुलर जैसे कोई भी डिले नहीं हो रहा है, जैसे हमने पैसा लिया और हमने ऑन टाइम पैसे लौटा दिए। पर स्ट्रेस्ड क्या होता है, 1 से 90 दिन तक पीरियड जो होता है, 1 से 90, जैसे हमने आज लोन लिया तो 90 डेज़ बाद अगर हमने उसको पे नहीं किया तो उसको बोलते, 90 डेज़ तक हमने उसको पे नहीं किया तो उसको स्ट्रेस्ड एसेट्स बोलते हैं। अगर 90 डेज़ से ज़्यादा टाइम लग गया, हमने पे ही नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो SMA 0, SMA 1, SMA 2 अकाउंट में आते हैं। तो आप याद रखिएगा, स्ट्रेस्ड एसेट्स को हम एनपीएस नहीं काउंट करते हैं। ओके, तो SMA 1 में 1 से 30 दिन तक आपने डिले किया, फिर 31 दिन से 60 डेज़ तक आपने डिले किया, फिर 61 डेज़ से 90 डेज़ तक डिले किया। बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर 90 डेज़ से आप ज़्यादा डिले करते हो तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। अब उसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, एनपीए जो है अप टू 12 मंथ, मतलब 1 साल तक आपने उसकी पैसे नहीं जमा किए। डाउटफुल एसेट्स कब हो जाएंगे, अगर 12 महीने से ज़्यादा भी आपने 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आपने जमा नहीं किया तो उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। फिर लॉस एसेट्स, नॉट रिकवरेबल, मतलब बैंक की बैलेंस शीट में लिख दिया गया है कि वो जो एसेट्स हैं वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको बोलेंगे लॉस एसेट्स। ठीक है, तो दीज आर द loans and advances given by banks and financial institution. Now let's come to asset reconstruction company. ARC जो है और बैड बैंक है, ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करेगी, बैंक से जो है जितना भी उनका एनपीएस है वो लेगी एज म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू पे। ठीक है, और उसको किस में उस डेप्ट को रिकवर कैसे करेगी, सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, बैड बैंक जो है वो प्रॉफिट मेक करेगा किससे, जो भी लोन है, अभी मैंने बोला ना कि जैसे हमारा ARC होगा वो क्या करेगा, सेल करेगा, डेट रीस्ट्रक्चरिंग करेगा उसकी एट अ प्राइस हायर देन। ठीक है, एट अ प्राइस हायर देन, क्योंकि वो मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा, तो उससे जो है वो हो जाएगा। नाउ लेट्स फिर उसके बाद आते हैं, नरसिम्हन कमेटी 1991 ने फर्स्ट एनविसेज किया था कि आप सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड सेटअप करिए, बैलेंस शीट जो बैंक की है उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर हमारी जो पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कौन सी है, ARCIL, वो जो है हमारी पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है हमारी पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि 4 बैंक्स ने सेटअप की थी। कौन कौन से, SBI, PNB, IDBI एंड ICICI। ठीक है, तो दीज आर द 4 बैंक सेटअप दिस फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, नाउ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होता है वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट, और रजिस्टर्ड किसके साथ है, RBI के साथ रजिस्टर्ड है अंडर द सरफाइजी एक्ट 2002। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरफाइजी एक्ट अंडर एक्ट 2002 के साथ रजिस्टर्ड है और RBI के साथ। RBI जो ARC को बोलता है कि आप मिनिमम नेट ओन फंड जो है ₹100 करोड़
मेंटेन करके रखिए, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 15% आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं उनको भी, उनके ऊपर भी CAR एप्लीकेबल होता है जो कि 15% होता है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है टायर 1 प्लस टायर 2, मतलब डेट प्लस इक्विटी अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, तो ये होता है उसका फॉर्मूला। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ने क्या बोला है, अलाउ किया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कि आप जो है अपना जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउएवर जो दे आर नॉट अलाउड टू बिड फॉर इक्विटी इन स्ट्रेट कंपनीज डायरेक्टली। जो भी कंपनीज हमारी स्ट्रेस्ड हैं उनसे आप डायरेक्टली इक्विटी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, बट डेट को इक्विटी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। सिंस द एनैक्टमेंट ऑफ सरफाइजी एक्ट मेनी ARC जो है हमारे एग्जिस्टेंस में है। हाउएवर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ARC वॉज ड्रिवन बाई द फैक्ट दैट एग्जिस्टिंग ARC जो है हमारी एबल नहीं है प्रॉब्लम्स NPS की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए उन्होंने न्यू ARC बनाई है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कैसे वर्क करती है, ठीक है, और क्या है, किस एक्ट के अंदर है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा। स्ट्रेस्ड एसेट्स किसे बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसे बोलते हैं, ठीक है, डाउटफुल एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, SMA 1, SMA 0, SMA 2। तो दिस इज़ द पॉइंट, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ये भी समझा दिया है। पर्सन ए जो है टेकिंग लोन जो भी है, बैंक और ARC कैसे वर्क करते हैं। तो ये डायग्राम आप एक बार अपने उसमें बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, इट इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल 2021। ये तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बिल क्या करेगा, बिल जो है 2021 का ये क्या बताता है कि ये सेटअप करेगा ये नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो कि एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इसको सपोर्ट करेगा, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को फाइनेंस करेगा। ठीक है, शेयर होल्डिंग किसकी होगी, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह एक्ट करेगी, जहाँ पे ऑथराइज कैपिटल 1 लाख किसका होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 करोड़ जो है रुपीज़ किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, इन सब का जो है फंड होगा शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे देखें तो NAFED जो है इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए और कुछ इंटरनेशनल बैंक भी हो गया, वर्ल्ड बैंक और IMF हो गया। इनसे क्या करेगा, ये लोन लेगा और उस लोन को किस में इन्वेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनमें इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इनिशियली जो है इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% शेयर होगा जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 26% रिड्यूस हो जाएगा जब वो स्टेबिलिटी में आ जाएगी। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड कहाँ से होगा, ऑब्वियसली ये लोन कहाँ से लेगा, बोथ इंडियन रुपीज़ और फॉरेन करेंसीज दोनों में ले सकता है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि ये जो है मनी किस में रेस कर सकता है, इंडियन रुपीज़ और फॉरेन करेंसीज में भी, और इवन बॉन्ड एंड डिबेंचर्स में भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मनी किससे बोरो करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, RBI हो गई, शेड्यूल कमर्शियल, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया आपको, उन सब से मनी बोरो करेगा और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाएगा। मैनेजमेंट क्या होगा, ये गवर्न कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करेंगे, और चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन विद RBI। बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिकमेंड करेगा कैंडिडेट्स उस मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पोस्ट के लिए। और बोर्ड जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जो इंटरनल कमेटी रहेगी उसकी। फिर आते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करेगी 5000 करोड़ का इसको बाय हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गारंटी भी प्रोवाइड करेगी कंसेशनल रेट अप टू 0.1% ऑफ बोरोइंग। अगर वो बोरो कर रहे हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और यहाँ से, तो गवर्नमेंट जो है उनको कंसेशनल रेट भी प्रोवाइड करेगी, गारंटी प्रोवाइड करेगी 0.1% का। ठीक है, कॉस्ट जो है अगर फॉरेन करेंसी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर उसमें फ्लक्चुएशन होगा तो गवर्नमेंट जो
है उसको पार्शली और फुल रीइंबर्स करेगी, मतलब उसका पैसा देगी। और अपॉन रिक्वेस्ट, भाई इनके रिक्वेस्ट में गवर्नमेंट जो है वो गारंटी किसकी किसकी देगी, बॉन्ड की भी, डिवेंचर्स की भी, लोन की भी, जो कि NBFID इशू करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये क्या है, एक नया खोल रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है इनके सपोर्ट में हर चीज़ों को रीइंबर्स करने की बात कर रही है। नाउ कम टू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। तो NBFID के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोई भी कोर्ट जो है ऑफेंसेस के लिए कॉग्निजेंस नहीं करेगी। इसके लिए कोर्ट को प्रायर परमिशन चाहिए होगी, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होगी अगर आपको चेयरपर्सन अदर डायरेक्टर्स के बारे में करना है इन्वेस्टिगेशन, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की परमिशन चाहिए होगी अगर आप अदर एम्प्लॉयज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कोर्ट को प्रायर परमिशन चाहिए होगी। नाउ कम टू लाइसेंस। RBI इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस इशू करेगा और कंडीशन स्पेसिफाई करेगा फॉर प्राइवेट सेक्टर DFI, एंड RBI रेगुलेशन भी प्रोवाइड करेगा इन DFIs के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NABFID। इसके दो ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लेंड करेगा मनी, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जो कि इंडिया में एंटायरली लोकेटेड है, पूरी तरह लोकेटेड है या पार्शियली लोकेटेड है। ठीक है, इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कितने साल के लिए किया गया है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मतलब कितना टर्म है उसका 2020 से लेकर। फिर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर बॉन्ड्स, लोन्स एंड डेरिवेटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द फंक्शंस। तो ये क्या करेगा, रीफाइनेंसिंग लोन बना देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, रीफाइनेंस करेगा। तो ऑर्गेनाइज करेगा, फैसिलिटेट करेगा फॉरेन पार्टिसिपेशन, जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कि वो इन्वेस्ट करें। नेगोशिएशन बनाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर हो रही है उनके लिए बीच में अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है तो उसको भी फैसिलिटेट नेगोशिएशन करेगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नाउ लेट्स कम टू इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का कैसे हुआ। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या किया, सेटअप किया इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, अंडर द किसके अंदर, द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948, और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सेटअप किया अंडर द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951। किस लिए सेटअप किया, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आप प्रोवाइड कर सको इंडस्ट्रीज़ को। फिर लेटर 1955 में ICICI जो है वो फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का। आप याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI जो है ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है प्राइवेट सेक्टर का, जो कि सेटअप किया गया विद द बैकिंग एंड फंडिंग कहाँ से आई, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दी। लेटर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है 1958 में सेटअप की गई, एग्रीकल्चर रीफाइनेंसिंग कॉरपोरेशन 1963 में, एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड हुडको जो है इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। नाउ लेट्स कम टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है, डेवलपमेंट बैंक होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी होती है जो कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये क्या करती हैं, क्रेडिट को एक्सटेंड करती हैं और बूस्ट करती हैं इकोनॉमी को, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। DFI या तो इधर पूरी तरह गवर्नमेंट का ओन होती हैं या पार्शियली गवर्नमेंट ओन करते हैं, और कुछ मेजॉरिटी ऑफ DFI जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी ओन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो RBI एक्ट है 1934 और कंपनीज एक्ट है 1956, उसमें कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि टर्म जो है ये यूज़ नहीं हुआ है, बट एज अ रोल बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द एक्ट जो है एज अ DFI परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो this is called development financial institution. Now let's come to what is the difference between bank and development financial institution. सो डेफिनेशन क्या है, कमर्शियल बैंक जो है हमारे बैंक जो है वो किसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल और इंडस्ट्रीज़ को, और बैंक्स जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मल्टीपर्पज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे डेवलपमेंट एजेंडाज़ को
के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये कमर्शियल बैंक जो है वो कंपनीज एक्ट एज अ बैंकिंग कंपनी सेटअप हुई है, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग अलग एक्ट से सेटअप होते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट, फंड जो है ये कहाँ से, डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट करते हैं मनी उससे, और इन्वेस्टमेंट से रेस करते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बोरो करते हैं गवर्नमेंट से, सेलिंग सिक्योरिटीज़ से, या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इन सब से बोरो करते हैं। लोन कमर्शियल बैंक जो प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म होते हैं, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स कौन कौन से होते हैं कमर्शियल बैंक के, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एंटिटीज़, एंड इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स। ठीक है, now let's come to I hope I have cleared the topic of नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया है तो आप उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। तो आरबीआई ने अभी अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। किसके लिए, इंटरनल जो आरबीआई के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, और इंटरनली जो चीज़ें होती हैं आरबीआई के अंदर, आरबीआई का जो बोर्ड होता है उन सबको रिव्यू करेगी। तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, तो आरबीआई जो आपको पता होगा कि वो रेगुलेटर और सुपरवाइज़र है सारे फाइनेंशियल सिस्टम की और पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की। एज अ पार्ट ऑफ इट आरबीआई जो है ब्रॉड पैरामीटर्स बताती है बैंकिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, कंट्रीज़ के जो भी बैंकिंग ऑपरेटर्स हैं। तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, रिविटलाइज करेगी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। तो 1999 में पहली बार रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी सेटअप हुई थी। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो उन्होंने क्या स्ट्रीमलाइन किया था, उसके प्रोसीजर्स को एफिशिएंसी इंक्रीज़ की थी। ठीक है, ये क्या करेगा, पेइंग द वे फॉर इशुएंस ऑफ मास्टर सर्कुलर एंड रिड्यूस रिपोर्टिंग बर्डन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज़। जो भी हमारी एंटिटीज़ हैं उन पे बर्डन जो है उसको रिड्यूस करेगा। फिर सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जो है अभी सेटअप की गई है 1 साल के लिए ही, मई 2021 में। गवर्नर कौन है, एम राजेश्वर राव, जो कि डेप्यूटी गवर्नर है हमारे आरबीआई के। ये क्या फोकस करेगी, फोकस ऑन स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्लाइंस बर्डन रिड्यूस करेगी रेगुलेटेड एंटिटीज़ की, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिलीज़ करेगी। ठीक है, जो भी पॉसिबल होगा। RA 2.0 जो है वो इंगेज करेगी सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, जितने भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं उनके साथ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। नाउ लेट्स कम टू इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। तो रिसेंटली आरबीआई ने बोला है कि वो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम बनाएंगे एज वन नेशन वन ऑम्बड्समैन टू इम्प्रूव द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है बैंक का। तो आपको बड़ा होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला सेम प्रोसीजर, सेम ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो करंटली अभी हम देखा जाए तो 3 सेपरेट ऑम्बड्समैन है, जो कि नॉन बैंक के लिए अलग से ऑम्बड्समैन बनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए अलग से बनी है, एंड नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इशूअर्स के लिए अलग से बनी है। तो आरबीआई क्या है, बहुत 22 ऑम्बड्समैन ऑफिसेज जो हैं लोकेटेड हैं कंट्री में, उनको ऑपरेट करती है। ठीक है, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि 3 ऑम्बड्समैन होने से बेटर है कि एक ऑम्बड्समैन, आप सेंट्रलाइज्ड ऑम्बड्समैन स्कीम बनाइए जो कि ग्रीवांस को रिड्रेस करे अंडर द वन नेशन वन ऑम्बड्समैन अप्रोच। ठीक है, ये मूव जो है क्या करेगा, ऑम्बड्समैन मैकेनिज्म को सिंपलर बनाएगा, एफिशिएंट और मोर रिस्पॉन्सिव भी बनाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू अबाउट बैंक ऑम्बड्समैन। तो बैंक ऑम्बड्समैन क्या होते हैं, एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं जिनके पास जुडिशियल पावर भी रहती है। इट इज़ एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म। तो मैंने आपको ADR पढ़ाया था किसमें, आई थिंक पॉलिटी में। तो उसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जब मैंने पढ़ाया था, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन बिल जब पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने बताया था कि ADR वो होता है जो आप कोर्ट के आउटसाइड जो है सेटलमेंट कर सकते हो। तो सेम लाइक इन बैंकिंग उन्होंने ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है कि डिस्प्यूट जो होता है बैंक और कस्टमर्स के बीच, उनको रिजॉल्व करने के लिए बैंकिंग ऑम्बड्समैन बनाया है। तो आरबीआई 1995 जो है इंट्रोड्यूस किया था बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम अंडर द सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑम्बड्समैन कौन से एक्ट के अंदर बनी है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बनी है, ना कि आरबीआई के एक्ट के अंदर बनी है। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर बनी है।
इन 2006 आरबीआई ने रिवाइज़ किया बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम को, अंडर विच उन्होंने बोला कि बीओ और जो स्टाफ है उनके, ठीक है, स्टाफ इन द ऑफिसेस जो कि वो उन्हीं रिजर्व बैंक के सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा एज अ बैंकिंग ऑम्बड्समैन। ठीक है, ये जो है फुली फंड कौन करेगा? आरबीआई फंड करेगी और वर्चुअली सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन कवर करेंगे, एक्सेप्ट वो बिजनेस जो कि सैंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट और ये सब नहीं कवर करेंगे। ठीक है, ये कवर क्या करेंगे? ग्रीवांसेस कवर करेंगे कमर्शियल कस्टमर्स के अगेंस्ट द कौन कौन से बैंक से, तो आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। तो दीज आर द 3 बैंक्स जिससे वो कस्टमर्स के जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको कवर करेंगे, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, अगर किसी ने कंप्लेन फाइल की है बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास, ठीक है, क्या करेंगे? जब भी बैंक से आप जाएंगे तो बैंक अगर सही से आपको आपका आंसर नहीं देगा या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देगा तो विद इन 1 मंथ आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ विद इन 1 मंथ आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो दिस इज़ बैंकिंग ऑम्बड्समैन। और बैंकिंग ऑम्बड्समैन जो है वो 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, तो आप ये भी फैक्ट ज़रूर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई। ठीक है, तो यह हो गया बैंकिंग ऑम्बड्समैन। नाउ लेट्स कम टू इंटरनल ऑम्बड्समैन स्कीम 2018। ठीक है, ये लॉन्च किसने की थी? आरबीआई ने लॉन्च की थी। किसके लिए? इंटरनल जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है बैंक्स का, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स है कस्टमर्स के उनके लिए लॉन्च की थी, जो कि बैंक जो है इटसेल्फ क्या करेगा? रिड्रेस करेगा वो स्कीम, उस चीज़ को। ठीक है, तो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जिनका मोर देन 10 बैंकिंग आउटलेट्स है वो अपॉइंट करेंगे इंटरनल ऑम्बड्समैन। ठीक है, बैंक खुद अपॉइंट करेंगे। इसमें क्या था? बैंक ऑम्बड्समैन जो है आरबीआई अपॉइंट करती है, बट इंटरनल ऑम्बड्समैन जो है हर बैंक अपना खुद अपॉइंट करेंगे। तो इंटरनल ऑम्बड्समैन जो है ये क्या करेगा? कस्टमर्स की कंप्लेंट को एग्जामाइन करेगा और जो भी सर्विस में डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा। बैंक्स आर मैंडेटेड टू इंटरनली एस्केलेट, सारे कंप्लेंट्स जो है बैंक खुद इंटरनली वो करेंगे और विच आर नॉट फुल, जो कि फुली रिड्रेस नहीं है। ठीक है, दस द कस्टमर ऑफ द बैंक्स नीड नॉट टू अप्रोच आईओ, डायरेक्टली में अप्रोच नहीं करेंगे, वो बैंक में अप्रोच करेंगे। बैंक जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा इंटरनल ऑम्बड्समैन और इंटरनल ऑम्बड्समैन जो है वो कंप्लेंट को वो करेंगे। बैंक इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म जो है वो भी इज़ रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द स्कीम, जो कि स्कीम को मॉनिटर करेगी, जो कि कौन ओवरसाइट करेगा? आरबीआई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन तो ऑब्वियसली ये स्कीम आरबीआई ने ही बनाई होगी अंडर द कौन से एक्ट के अंदर? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये क्या करेगा? कॉस्ट फ्री एक्सपेडिशियस कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो कि कस्टमर की सर्विसेज में जो भी डेफिशिएंसी होती है डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, ये जो है उनको सॉल्व करेगा। ठीक है, ऑम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो कौन होगा? सीनियर ऑफिशियल होंगे, आरबीआई अपॉइंट करेगा फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, तो दीज आर द 2 स्कीम्स। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो रिलेटेड न्यूज़ में आता है आरबीआई ने अभी स्टेट किया है कि जो टेन्योर है प्राइवेट बैंक चीफ्स का उनको 15 ईयर में एंड कर देंगे। ठीक है, 15 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो आरबीआई ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं प्राइवेट बैंक को कि आप जो है अपना कॉर्पोरेट बैंक गवर्नेंस है उसको एनहांस करिए, उसको इम्प्रूव करिए। फ्यू इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या दिए हैं? सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पोस्ट जो है एमडी और सीईओ की होल टाइम डायरेक्टर वो जो है 15 साल से ज़्यादा जो है ऑफिस हेल्ड नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर वो रीअपॉइंट हो रहा है तो उसमें 3 साल का जो है कूलिंग पीरियड होना चाहिए, मतलब गैप होना चाहिए। 3 साल के बाद ही वो दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, पहले नहीं हो सकते। तो इंडिविजुअल शैल नॉट अपॉइंट और एसोसिएटेड विद द बैंक। उस टाइम पीरियड में 3 साल के टाइम पीरियड में जो भी इंडिविजुअल्स जो है उसको किसी भी बैंक में अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, तो 15 साल तक अपॉइंट होंगे, 15 साल के बाद 3 ईयर कूलिंग पीरियड मिलेगा। 3 ईयर कूलिंग पीरियड जो है उसमें जो है वो इंडिविजुअल्स जो है कोई भी बैंक में वो जॉब नहीं करेंगे, उसके बाद फिर वो अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स ख़त्म हुए। नाउ लेट्स कम टू पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। ये जो है PT 365 में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने उसको पढ़ाया नहीं है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। PT 365 में इकोनॉमी की जो आई थी, बट इसमें भी अभी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में दिया गया है, क्योंकि आरबीआई ने क्या किया है, उसका जो डेडलाइन है अप्लाई करने का उसको एक्सटेंड कर दिया है मार्च 31 तक। ठीक है, तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी एक पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी है जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम को
पे फोकस करेगी। ठीक है, ये किसके अंदर ऑथराइज्ड है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर, और इनकॉर्पोरेटेड है एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 से। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए? तो एंटिटी जो कि हमारी कौन इंडियन रेसिडेंट जो है, इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो ओन कर रहे हो या फिर उसको कंट्रोल कर रहे हो 3 साल तक, एटलीस्ट 3 साल तक इंडियन रेसिडेंट सिटीजन्स के हाथ में हो। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी जो है उनका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 500 करोड़ होना चाहिए, या मिनिमम नेट वर्थ जो होना चाहिए 300 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, हर टाइम आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कोई भी सिंगल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो है उनका मोर देन 40% इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए कैपिटल में NUE के, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है एज लॉन्ग एज अगर वो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो ये जो कंडीशंस फॉलो कर रही हैं वो जो है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अब इनके स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? तो आपको पता होगा NPCI जो हमारा काम करती है वो सेम काम ये करेंगे। इनका जो काम है मैनेज करेंगे और ऑपरेट करेंगे न्यू पेमेंट सिस्टम इन रिटेल स्पेस, ना कि ATM बस बता आधार बेस्ड पेमेंट हो गए, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, रेमिटेंसेस सर्विसेज हो गई, अदर्स ये सब उनको मैनेज और ऑपरेट करेंगे। ये क्या है? डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड उनको भी एनहांस करेंगे, उनका टेक केयर करेंगे, न्यू पेमेंट मेथड्स भी डेवलप करेंगे, और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है बैंक और नॉन बैंक की, ठीक है, आइडेंटिफाई मैनेजमेंट रेलेवेंट रिस्क जो है रिलेटेड टू रिटेल पेमेंट उनको भी ऑपरेट करेंगे। ठीक है, नीड क्या है कि अभी जो आपने देखा होगा कि NPCI जो है हमारा उसकी मोनोपोली पूरे रिटेल पेमेंट में, सारे रिटेल पेमेंट को वही रेगुलेट करते हैं। तो उसके लिए मोनोपोली कम करने के लिए NPCI की, इसलिए उन्होंने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाई। डोमिनेंस NPCI का कम करने के लिए, क्योंकि 60% रिटेल पेमेंट जो है NPCI कंट्रोल करता है और वो बहुत बिग है कि फेल होने के चांसेस भी उसके ज़्यादा है। टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसलिए ये लॉन्च किया गया है। नाउ लेट्स कम टू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट को ऑपरेट करती है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, 2007। ये इनिशिएटिव किसका है? RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन का। तो आपको इनिशिएटिव याद होना चाहिए किस किस का है, RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। NPCI जो है अपने यहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है? तो रुपे, UPI हो गया, भारत बिल पेमेंट हो गया, आधार इनेबल पेमेंट हो गया, फास्टैग हो गया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हो गया, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो गया, 90 #99 हैशटैग, नेशनल फाइनेंस स्विच एंड चेक ट्रांजेक्शन स्कीम। ठीक है, तो दीज आर द जो चीज़ें ऑपरेट करते हैं। और 10 कोर प्रमोटर्स बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, SDFC, सिटी बैंक एंड HSBC। ठीक है, ये जो है नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी जितने भी हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम है उनको, एज वेल एज फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक जितने भी बैंकिंग सिस्टम है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, NPCI ने अभी क्या किया है रिसेंटली, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट जो है हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है उसके ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया है न्यू सब्सिडरी को, NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो BBPS क्या है? एक इंटर ऑपरेबल बिल्स पेमेंट सिस्टम। इंटर ऑपरेबल का मतलब सारी चीज़ें एक ही में कनेक्ट है, यूज्ड बाय बैंक्स, फिनटेक कंपनीज, बिलर, ठीक है, मर्चेंट्स जो हैं, ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं। तो नेशनल NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड जो है ये अप्रैल 1 से आएगा, और ये होली ओन सब्सिडरी किसकी है? NPCI की। NPCI तो आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि क्या है। तो दिस इज़ कॉल्ड NPCI एंड न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में हमेशा, न्यूज़ में पिछले PT 365 में भी था, इस बार भी है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी गाइडलाइंस डायरेक्शंस इशू किए हैं 2021 किसके लिए? इंडिया के डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट व्हाट आर द डायरेक्शंस अंडर दिस। तो डायरेक्शन ने जो RBI ने इशू किए हैं, तो डायरेक्शन क्या बताता है कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको एनहांस करना है, इम्प्लीमेंट करना है एक मिनिमम स्टैंडर्ड कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट से जो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हो रहा है कि कभी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उस जगह नहीं पहुंचता, तो वो सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे पैसे जो हैं कभी कभी लॉस हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए ये गाइडलाइंस डायरेक्शन इशू किए हैं। एप्लीकेबिलिटी किस पे होगी? एप्लीकेबल किस पे होगा? तो रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड क्रेडिट कार्ड इशूइंग NBFCs। ठीक है, ये जो है थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑपरेटर और गेटवेज पे भी एप्लीकेबल होंगे।
अंडर द डायरेक्शन जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो फॉर्मुलेट करेंगी पॉलिसी विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, ठीक है, सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ये इम्प्लीमेंट करेंगी मल्टी टायर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, ठीक है, सेग्रेट करेंगी जो भी एप्लीकेशन डेटाबेस हैं अलग अलग करेगी और लेयर प्रेजेंट करेगी आर्ट जो भी डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है। आरई जो है वो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट भी करेगा, रियल टाइम और नियर रियल टाइम रिकग्निशन फ्रेमवर्क बनाएंगे सारे डिजिटल पेमेंट के लिए, और कस्टमर प्रोटेक्शन अवेयरनेस गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, और इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन एंड कार्ड पेमेंट सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दीज आर द सम गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस के बाद हम देखते हैं अबाउट द डिजिटल अबाउट द वेरियस इनिशिएटिव जो कि लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहला है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम एक्ट 2007। ये क्या करेगा, रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा, सुपरविजन प्रोवाइड करेगा जो भी हमारे पेमेंट सिस्टम है इंडिया में, और आरबीआई जो है अथॉरिटी है हर इस पर्पज़ के लिए। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक बार यूपीएससी में पूछ चुके हैं क्वेश्चन, आई थिंक 2017 या 18 में। तो एमडीआर क्या है, एक जो मर्चेंट है हमारे उन पे चार्ज किया जाता है अगर वो डिजिटल लेट्स से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पैसे जो है जब भी ट्रांजेक्शन उससे एक्सेप्ट करते हैं तो एमडीआर लगता है, एमडीआर चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अभी एमडीआर चार्जेस आई थिंक रिड्यूस किए गए हैं या फिर नहीं लिया जाएगा, तो आप एक बार जो पीटी 365 पिछली बार आई थी वो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया है, किसको, पॉइंट ऑफ सेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डिप्लॉय करने के लिए। फिर डिजिशाला आता है, फ्री दूरदर्शन डीटीएच एजुकेशनल चैनल है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के बारे में। फिर वित्तीय साक्षरता अभियान जो है इसका क्या है, जो भी हमारे यूथ हैं, स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको एनकरेज करेगी, उनको मोटिवेट करेगी कि वो डिजिटली एनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमी पे वो करें और अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करें डिजिटली, ठीक है। तो ये हो गया है कुछ स्कीम्स। नाउ लेट्स कम टू डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है 2007 का, उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि डिजिटल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होते हैं। ये एक ट्रांसफ़र होते हैं जो कि बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन और ऑथराइजेशन डेबिट और क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट ऑन अकाउंट मेंटेन विद दैट बैंक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। जो भी हम ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। ये जो है क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफ़र, एटीएम ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ फंड्स, ट्रांसफ़र इनिशिएटेड बाय टेलीफोन, इंटरनेट एंड कार्ड पेमेंट, ठीक है। डिजिटल पेमेंट जो है जैसे कि डिफरेंट मोड्स में होते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो ये जो है एनईएफटी, आरटीजीएस, ये पिछली बार पीटी 365 में दिया तो आप जाके उससे पढ़ें, ठीक है। अगर आपको उसमें से कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा तो मैं आपको वो भी एक बार पढ़ा दूंगी। इन इंडिया जो है वॉल्यूम सेगमेंट है डिजिटल पेमेंट का, वो कौन डोमिनेट करता है, डेबिट कार्ड, पीपीआई और आईएमपीएस जो कि 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम है। वैल्यू सेगमेंट जो है वो कौन डोमिनेट करता है, आरटीजीएस एंड एनईएफटी जो कि 53% है, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैपिटा जो है इंक्रीज़ हुआ है 2.38 ट्रांजैक्शन पर कैपिटा इन फाइनेंशियल ईयर 2014 टू 22.42 इन फाइनेंशियल ईयर 2019। नाउ लेट्स कम टू डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। सो सेंटर ने अभी डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि नोडल एजेंसी है किसके लिए, कमर्शियल अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए, फ्रॉड, पेस्की, एसएमएस जो कॉल्स होते हैं जो भी डिजिटल पेमेंट स्पेस में होते हैं उनके लिए बनाई गई है। ये क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी जो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पे कि वो जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिजिटल पेमेंट में उनको जो है देखें। टेलीकॉम एनालिटिक्स एंड फ्रॉड मैनेजमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो भी सेटअप किया गया है ऑल 22 लाइसेंस सर्विस एरिया लेवल पे। एडिशनली अ वेबसाइट एंड मॉडल एप्लीकेशन फॉर ग्रीवांस रेड्रेसल बनाई गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो जो भी नीड टू मीट स्ट्रिक्टली फॉलो द जो भी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं मिनिस्ट्री के वो फॉलो करेंगी। इन केस ऑफ अगर कोई वॉल्यूशन कर रही है कोई भी कंपनी तो फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ये क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे पीपल का ट्रस्ट इन डिजिटल इकोसिस्टम एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट और क्या क्या गाइडलाइंस हैं। नाउ लेट्स कम टू डिजिटल करेंसी।
तो चाइना ने अभी फ्लोट किया है उसकी खुद की सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी ECNY कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में फॉर ट्रायल बेसिस, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी क्या होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, इनटैंजिबल होगी, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। ओन्ड और ट्रांजेक्टेड जनरली ई-वॉलेट में होगी, जो कि कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगी। और अनरेगुलेटेड जो डिजिटल करेंसी होती है उसको हम वर्चुअल करेंसीज बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी, ओके। तो डिजिटल करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी वो फॉर्म ऑफ करेंसी होती है जो कि डिजिटल मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में अवेलेबल होती है, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि हो गया डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, साइबर कैश, ठीक है। हाउ हैज़ इंडिया डिस्पेंसेशन रिस्पॉन्डेड टू डेवलपमेंट रिगार्डिंग डिजिटल करेंसी। तो इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स किया है, तो इन इंडिया डिस्पाइट गवर्नमेंट जो है थ्रेट्स ऑफ अ बैन, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है इंडिया में इंक्रीज़ हो रहे हैं। अबाउट 8 मिलियन जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे 100 बिलियन रुपीज़ इन क्रिप्टो करेंसी में होल्ड करते हैं, ठीक है। यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड मनी इन्फ्लोज एट लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज सच एज ज़ेपे हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, इन सब में, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज डिमांड हो रही है डिजिटल करेंसी के, तो कुछ स्टेप्स RBI ने लिए हैं। तो RBI ने अभी कंसर्न रेज किया है अगेंस्ट द क्रिप्टो करेंसी। एट द सेम टाइम उन्होंने बोला है कि आप खुद का डिजिटल करेंसी को फॉरवर्ड कर उनको डेवलप करिए। तो टू दिस इफेक्ट RBI ने इशू किया है ऑर्डर 2018 में, बैंक को बोला है कि फॉरबिडिंग द बैंक फ्रॉम डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी, बैंक को मना किया है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी यूज़ नहीं करेंगे। पर बैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन को खारिज कर दिया और कोर्ट ने बोला कि उन्होंने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप एक ड्राफ्ट लॉ बनाइए और रेगुलेशन बनाइए क्रिप्टो करेंसीज को डील करने के लिए, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बनाया, उन्होंने बैन कर दिया माइनिंग, ट्रेडिंग, होल्डिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बैन कर दिया, क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया। ऑल्सो फर्दर उन्होंने रेगुलेशन बनाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अमेंडमेंट किए कंपनीज एक्ट के अंदर। उन्होंने बोला कि उन्होंने मैंडेट किया फर्म्स को कि वो जितना भी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज करें, ठीक है, उसको दिखाएं। द मेजर्स इज इन लाइन विद गवर्नमेंट एजेंडा कि वो जो है प्राइवेट वर्चुअल करेंसी सच एज बिटकॉइन है उनको बैन करने के लिए ये सब मेजर्स लिए गए वाइल बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, ठीक है। नाउ कम टू इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो दिस इज कॉल्ड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिजिटल करेंसी। नाउ लेट्स कम टू इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो पार्लियामेंट ने अभी पास किया है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है। तो एक्ट क्या करेगा, इंश्योरेंस एक्ट जो है अमेंड करेगा 1938 का और इम्प्लीमेंट करेगा किसको, अप्रैल 1 2021 से, ठीक है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या करेगा, ये FDI को रेज़ कर दिया है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में FDI जो है 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हो, और पहले कितना था 49%, और अब कितना हो गया 74%। और सारे रिस्ट्रिक्शन जो हैं ऑनरशिप और कंट्रोल के उसको रिमूव कर दिया है। सच फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एडिशनल कंडीशन उसके ऊपर लगाई जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स एक्ट जो है रिक्वायर करता है कि इंश्योरेंस जो हैं वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसेट्स में होल्ड करेंगे विच वुड बी सफिशिएंट टू क्लियर देयर इंश्योरेंस क्लेम लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो कि सफिशिएंट होगा कि उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको क्लेम करने के लिए। इफ़ द इंश्योरर जो है वो इनकॉर्पोरेटेड और डोमिसाइल्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर है, तो सच एसेट्स जो हैं वो एज अ ट्रस्ट के तौर पे लिए जाएंगे और वेस्टेड विद ट्रस्टी हु मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको दिया जाएगा जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रोविजन जो है विल नो लॉन्गर अप्लाई टू, उन कंपनीज़ पे नहीं अप्लाई होगा जो इंश्योरेंस इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हैं, इन विच एटलीस्ट 33% जो है इन्वेस्टर्स अगर इंडिया के बाहर हैं और 33% ऑफ द गवर्निंग बॉडी जो है उन मेंबर्स के वो भी आउटसाइड इंडिया है, तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंश्योरेंस एक्ट के 2021 के कुछ पॉइंट्स हो गए। नाउ कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो IARDAI ने अभी एडवाइस किया है सारे इंश्योरेंस कंपनी को कि आप इशू करेंगे डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ विया डिजी लॉकर, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू डिजी लॉकर होता क्या है। तो डिजी लॉकर क्या है, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। तो किसका इनिशिएटिव है, MeitY का इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन।
डिजी लॉकर का एम क्या है कि वो डिजिटल एम्पावरमेंट करेगा सिटीजन्स का, जो कि एक्सेस प्रोवाइड करेंगे ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट टू सिटीजन्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट। ठीक है, थ्रू डिजी लॉकर सिटीजन्स क्या है, अपना जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं और जो कि लीगली होगा। ठीक है, और IRDAI जो है वो इंश्योरेंस को अलाउड करेगी कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट सिक्योरिटी इशूड बाई जो इन्वेस्ट इशू करते हैं और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इशू करते हैं। मूव जो है ये क्या करेगा, ओवरऑल यील्ड जो है पोर्टफोलियो की बढ़ाएगा, जो कि फर्म्स अपने पास रखते हैं, वाइल प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फंडिंग टू रियलिटी सेक्टर। की हाइलाइट्स क्या क्या हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ऑफ जो भी इनबिट्स और रीट्स के बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं ऑफ एनी रेटिंग। इंश्योरर्स जो हैं वो 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आउटस्टैंडिंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का किसी भी सिंगल इनबिट्स में, और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 75% जो इंश्योरेंस है इन्वेस्टमेंट करेंगे AA रेटेड एसेट्स में, और 25% जो है वो AA और इवन A में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। नाउ लेट्स कम टू एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर में सबसे पहला टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रीनेगोशिएट किया है, किसके किसके साथ, जापान के साथ, कोरिया के साथ एंड आसियान कंट्रीज़ के साथ। तो नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स एग्रीमेंट पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, किसी दो और दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में होता है कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है प्रेफरेंशियल रेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन्ड है इसमें, क्योंकि लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन विच टू पार्टनर्स हैव एग्रीड। ठीक है, तो पॉजिटिव लिस्ट कैसे मेंटेन्ड है, क्योंकि उन कुछ प्रोडक्ट्स में जो है हमारे पार्टनर्स जो हैं वो एग्री है कि हम सिर्फ इन्हीं में प्रेफरेंशियल एक्सेस देंगे। फिर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि उससे बड़ा होता है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज मेंटेन्ड होती हैं, जो कि कंट्री वो करती हैं। FTA जो है जिन पे एप्लीकेबल नहीं होता उन पे वो देखते हैं। हेंस जो है ये क्या है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन PTA है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट होता है, जो कि इन दोनों से बड़ा टर्म है, अबाउट टू एंड कवर्स नेगोशिएशन, ट्रेड टैरिफ वगैरह भी कवर करते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आता है, जो कि और बड़ा है, किससे, CECA से, जो कि ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम कोऑपरेशन, कंपटीशन, IPR ये सब भी इंक्लूड करता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ लेट्स कम टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मोर ऑन द न्यूज़। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या अलाउ करता है, इंपोर्ट जितने भी इंपोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द आइटम्स एट निल और कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करता है कि लेट्स से A और B कोई कंट्रीज़ हैं, लेट्स से इंडिया और जापान है, तो अगर जापान से कुछ इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो वो निल और कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट पे वो करेगा, जो कि क्या एनहांस करेगा, बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड को इंक्रीज़ करेगा। नीड फॉर रीनेगोशिएशन इज़ फेल्ट बिकॉज, तो नीति आयोग ने स्टडी किया कि यूटिलाइजेशन रेट जो है FTA का इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं बहुत कम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बिटवीन 5% to 25%। ठीक है, इंपोर्ट्स जो हैं FTA के अंदर वो हमारे राइज़ हो रहे हैं, पर एक्सपोर्ट हमारे राइज़ नहीं हो रहे हैं। तो एंड द बेनिफिट अंडर FTA जो है वो मिसयूज़ किया जा रहा है, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे अफेक्ट कर रही हैं। तो वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविजन, जो रूल्स ऑफ ओरिजिन मैंने आपको पढ़ाया था एक जगह, और रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है हम वो देखते हैं। तो जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ओरिजिनेट होता है चाइनीज़ कंट्री से, तो वो अदर इंडिया जैसी कंट्रीज़ में डंप करने लगते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के प्रोड्यूसर्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है ये क्राइटेरिया है नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है आसियान के साथ, अभी इंक्रीज़ हो गया है ओवर द ईयर्स। कुछ सजेशन कमिटी ने दिए हैं। तो अंटिल रेसिप्रोसिटी इज़ एंश्योर्ड इन FTA, कंसेशनल टैरिफ्स जो है सेक्टर्स में लाइक स्टील जो है उसमें सस्पेंड किया गया है, फिर सस्पेंड करना चाहिए। पीरियोडिक कंप्लाइंस असेसमेंट कहना चाहिए कैरिड आउट विथ रिस्पेक्ट टू RO रूल्स ऑफ ओरिजिन, और मोर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट बनाने चाहिए जो कि बेनिफिशियल हो हमारी कंट्री को। रिसेंटली द गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए हैं कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, जो कि ड्यूटी एवेशन जो है, टैक्स एवेशन जो भी ड्यूटी एवेट कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, उनको थ्रू राउटिंग एक्सपोर्ट्स टू इंडिया अंडर FTA, ठीक है, उनको देखा जाएगा, उस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आप देख सकते हैं किसी के साथ है, और रीजनल एग्रीमेंट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ रिलेटेड इवेंट्स में आते हैं। तो कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है
कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो इंडिया जो है बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। तो अंडर दिस जो इंडिया एंड मॉरिशस टू ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ड्यूटीज़ को एलिमिनेट करेंगे। साइलेंट फीचर्स क्या हैं? ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि साइन किसने किया है? इंडिया और अफ्रीका ने। ये क्या करेगा? ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, डिस्प्यूट सेटलमेंट मूवमेंट, ये सब कवर करेगा। ठीक है। इंडिया का FTA पार्टनर अपसेट ओवर इंडियाज़ न्यू रूल्स टू ट्रेस गुड्स ओरिजिन। तो कंट्रीज़ लाइक सच एज जापान, साउथ कोरिया हो गए, उन्होंने कंसर्न रेस किए हैं WTO में कि इंडिया जो है अपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है इंपोर्टेड कंट्रीज़ से, जो भी कंट्रीज़ जो एक्सपोर्टेड कंट्रीज से जो भी कंट्री गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इन कंट्रीज़ ने कंसर्न रेस किए हैं। तो नोटिफिकेशन किसमें अर्लियर जो है नोटिफिकेशन इशू किया गया था कैरोटार रूल्स में। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया था कि इंपोर्ट जो है बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर विच डज़ नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ TPRM। ठीक है। जो भी इंपोर्ट्स इसके अंदर फॉल नहीं होंगे उसमें आप जो है उनमें जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू क्या है? ये कौन कंडक्ट करता है? अंडर द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म ऑफ WTO, जो कि क्या इंश्योर करता है कि जो भी मेंबर्स हैं हमारे वो पूरे रूल्स, डिसिप्लिन्स और सारे एग्रीमेंट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनके अंदर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोटा, IMF कोटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर IMF पढ़ा होगा तो उसमें कोटा भी पढ़ा ही होगा। रिसेंटली इंडिया ने एडवोकेट किया है कि ब्रिक्स का कोऑर्डिनेशन करो ऑन द IMF कोटा। ठीक है। तो IMF कोटा क्या होता है? एज़ पर IMF रिजोल्यूशन जो है 16th अभी जनरल रिव्यू ऑफ कोटा कब होगी? दिसंबर 15, 2023 में होगी। लास्ट रिव्यू कब हुआ था? 2020 में हुआ था, जो कि कोटा, जहाँ पे कोटा को अनचेंज किया गया। तो IMF कोटा के बारे में कुछ देखते हैं। तो IMF कोटा जो है, IMF जो है ये कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। IMF आप देखते होंगे कि वर्ल्ड बैंक में फंडिंग कहाँ से आती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में फंडिंग कहाँ से आती है। तो IMF में फंडिंग किससे आती है? थ्रू द कोटा सिस्टम। तो कोटा क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं IMF फाइनेंशियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए। तो IMF क्या है? ऑब्वियसली आपको पता होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब क्राइसिस आते हैं तो IMF लेंड करता है विथ कंडीशनैलिटीज़। ठीक है। तो IMF जो है लेंड करता है कंट्रीज़ को। तो IMF के पास भी कहीं ना कहीं से पैसे आते होंगे ना। तो IMF का पैसा कहाँ से आता है? कोटा सिस्टम से आता है। तो कोटा जो है वो किस में डिनोमिनेटेड होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स में। तो SDRs क्या है? इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है, जो कि IMF ने क्रिएट किया है, जो कि ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट करता है जो भी मेंबर कंट्रीज़ के हैं। ठीक है। तो SDR जो है करेंसी नहीं है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि SDR के अंदर 5 कौन सी करेंसीज आती हैं? तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नाउ IMF जो है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं IMF के, वो जनरल रिव्यू करते हैं हर 5 साल में कोटा का। और अगर आपको कोटा चेंज करना है तो 85% जो मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी अप्रूव होनी चाहिए, और हर मेंबर जो है अपना कोटा को बिना खुद के कंसेंट से चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर एनी एडजस्टमेंट इन कोटा जो है वो वोटिंग राइट्स को इंक्रीज़ करेगा इन लाइन विथ रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट को रिजल्ट इन इंक्रीज शेयर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्रीज़ करेगा एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज अ होल, प्रोटेक्टिंग द वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पुअरेस्ट। ठीक है। सबके चीज़ों का ध्यान रखता है। फिर सिग्निफिकेंस क्या होता है कोटास का? तो पहला होता है रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। तो कोटा क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिटरमाइन करता है। मेंबर जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो IMF को पे कर रही हैं। वोटिंग पावर, कोटास जो है की डिटरमेंट है वोटिंग पावर का IMF डिसीजंस में। वोट्स कंप्राइज 1 वोट पर SDR, 1 लाख ऑफ कोटा प्लस बेसिक वोट्स। ठीक है। एक्सेस टू फाइनेंसिंग, कोटा जो है डिटरमाइन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग मेंबर कितना ऑब्टेन कर रहा है। SDR एलोकेशन, कोटा जो है डिटरमाइन होता है मेंबर शेयर कितना है SDRs में उनका शेयर। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी, तो 2 चीज़ होती है IMF में। पहली होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर, दूसरी होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी मीटिंग अटेंड की है। तो IMFFC क्या होती है? ये एडवाइस करती है और रिपोर्ट करती है IMF को, IMF के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कि आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है। IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी जो है वो कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है उसके पास, बट ये डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 24 मेंबर्स होते हैं, जो कि कहाँ से होते हैं? सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि 1 साल में 2 बार मिलते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। नाउ लेट्स कम टू लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप।
तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑल इंडिया सर्वे। तो लेबर ब्यूरो ने अभी 5 ऑल इंडिया सर्वे में से 2 सर्वे लॉन्च किए हैं। तो पहला जो सर्वे है ऑल इंडिया सर्वे फॉर माइग्रेंट वर्कर्स है, जो कि लेबर ब्यूरो ने लॉन्च किया है, और ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे भेजिए, वो भी लेबर ब्यूरो ने लॉन्च किया है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन दोनों सर्वे को किसने लॉन्च किया है लेबर ब्यूरो ने। ये सर्वे क्या है, ठीक है, ये क्या करेंगे, डेटा गैप बताएंगे, वेरियस एक्सपेक्ट्स जो लेबर से रिलेटेड हो रहे हैं और उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये पाथ ब्रेकिंग इन देयर पेपरलेस डेटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ICT से यूज़ करके, और टाइम का जो डिले है सर्वे कंप्लीशन जो है वो 30 to 40% टाइम में कर लेंगे। लेबर ब्यूरो जो है वो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, जो कि कलेक्शन, पब्लिकेशन, स्टैटिस्टिक्स और इन सब से रिलेटेड डेटा जो है कवर करती है। CPI जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, रूरल लेबर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए कौन रिलीज़ करती है, लेबर ब्यूरो ही रिलीज़ करती है। तो आप मुझे बताइएगा, अभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए आई थिंक बेस ईयर चेंज हुआ है, तो कौन सा बेस ईयर, किस साल का बेस ईयर रखा है उन्होंने CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स कम टू 5 ऑल इंडिया सर्वे ऑफ बाय लेबर ब्यूरो। कौन कौन से 5 सर्वे हैं, तो पहला है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माइग्रेशन इश्यूज़ देखेंगे, जो भी कोविड-19 के टाइम पे हुआ है। फिर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स सच एस लॉयर्स, मेडिकल्स प्रोफेशनल्स, कॉस्ट अकाउंटेंट और CA हो गए। फिर आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स एंड ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे, ठीक है। तो ये जो है, जो भी एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिशमेंट 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं उनके बारे में देखा है, एज वेल एज 9 और 9 से कम वर्कर्स भी देख रहे हैं उनके बारे में भी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये 5 सर्वे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से याद करिए, नाम याद कर लीजिएगा कि ये जो है लेबर ब्यूरो निकालती है, ठीक है। नाउ कम टू स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है। तो आपने PT 365 में पढ़ा होगा, पिछली वाली जो आई थी उसमें प्रारंभ जो है एक इंटरनेशनल इवेंट जो है समिट रखा गया था स्टार्टअप से रिलेटेड। तो उसी में ये अनाउंस किया गया कि आप जो गवर्नमेंट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड बनाएगी स्कीम। ये किसका स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्कीम है। कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो सबसे पहले यही याद होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, जो कि कितना ₹945 करोड़ जो है स्टार्टअप को देगी इस स्कीम के लिए, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी स्टार्टअप्स के लिए कि वो जो है अपना कमर्शलाइजेशन कर सके, प्रोडक्ट का ट्रायल कर सके, डेवलपमेंट कर सके, मल्टीपल एंट्री मिल सके उनको, इसलिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये सपोर्ट जो है 3600 स्टार्टअप्स थ्रू 300 इंक्यूबेटर से दिया जाएगा, जो भी Tier 2 और Tier 3 टाउन्स में हैं। ये जो है अनाउंस किया गया था एट रिसेंटली हेल्ड प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, जो कि मैंने बताया। ₹945 करोड़ जो है वो नेक्स्ट 4 ईयर में डिवाइड किए जाएंगे, और जो भी एलिजिबल स्टार्टअप है उनको दिया जाएगा। एलिजिबल स्टार्टअप मैं आपको बाद में बताती हूँ जो कौन कौन से एलिजिबल हैं, और जनरली वो स्टार्टअप को दिया जाएगा जो कि सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन सब में इन्वॉल्व है। एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप का, स्टार्टअप जो है कौन रिकग्नाइज करेगा, DPVIT, ठीक है, जो कि मोर देन 2 साल से ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप का जो है मॉनेटरी सपोर्ट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में, और वो जो है कोई भी प्राइज़ मनी, फॉर्म कंपटीशन और इन सब चीज़ नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। शेयर होल्डिंग जो है इंडियन प्रमोटर्स का वो 51% होना चाहिए, एटलीस्ट 51% तो होना ही चाहिए। और इन स्टार्टअप जो है इन हेल्थ सेक्टर, वेस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो दीज आर द 4 क्राइटेरिया जो गिवन है। अदर इनिशिएटिव जो है स्टार्टअप फंडिंग के लिए नेशनल सीड फंड जो है अनाउंस किया गया था बजट 2021 में, सपोर्ट करने के लिए आइडिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप। फिर फंड फॉर स्टार्टअप भी 10,000 का फंड सेटअप किया गया इंडिया स्कीम के अंदर। वेंचर कैपिटल स्कीम है, मल्टीपल ग्रांट स्कीम, मुद्रा योजना। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, विथ क्लोज 38 यूनिकॉर्न और कलेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ $130 बिलियन, ठीक है। ऐसे ही सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्यूबेटर्स को भी दिया गया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।